नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। आप स्ट्रिक्ट डाइट पर हों या फिर क्या खा रहे हैं उसकी खूब फिक्र करते हैं। आप और मैं दोनों जानते हैं कि स्नैकिंग से बचना बेहद मुश्किल काम है और वजन कम हो ना हो, लेकिन हेल्दी स्नैकिंग आपके गिल्ट को जरूर कम कर सकती है। अब नाच स्नैक एक ऐसा नेचुरल स्नैकिंग ब्रांड है जो कंज्यूमर्स को ग्लूटेन फ्री और वीगन स्नैक्स की वैरायटी ऑफर करता है। 2018 में यूएस बेस्ड कपल मैथ्यू और मेहर ने इस स्टार्टअप की नींव रखी और पिछले 6 सालों में ग्राहकों का फेवरेट ब्रांड बन चुका है। कंपनी में आर्था वेंचर्स और डीएसपी फैमिली ऑफिस ने इन्वेस्ट भी किया है। आइए देखते हैं नाच स्नैक कामयाबी कैसे चख रहा है। क्लासी पैकेजिंग, प्रीमियम प्राइस और बाजार में मिलने वाले स्नैक्स से हटकर प्रोडक्ट रेंज, वो भी ग्लूटेन फ्री, वीगन, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स के इस्तेमाल के बगैर, ट्रांस फैट्स और नॉन जीएमओ प्रोडक्ट से बने नाच स्नैक्स। इतना सब कुछ एक ब्रांड में उतारने का चैलेंज बखूबी पूरा किया है अमेरिका बेस्ड कपल मैथ्यू और मेहर ने। कॉलेज से दोस्ती निभा रहे इन दोनों की कॉमन पसंद से बना ब्रांड नाच भारतीय स्नैक्स मार्केट की भीड़ में हेल्थ कॉन्शियस ग्राहकों में अपनी अलग पहचान बना रहा है। मैं और मेरा हस्बैंड मैट दोनों में बहुत एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है और हम स्नैक करना बहुत पसंद करते हैं। इंडिया में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। वेयर अ स्नैक फूड ब्रांड जो ग्रेट टेस्ट और वेलनेस में बैलेंस है। हमारा यूएसपी है ऑल नेचुरल और बहुत डिलिशियस। नैच का मतलब है नेचुरल, रियल और सिंपल इंग्रेडिएंट्स। इट्स अ क्लीन लेबल कंपनी। प्रीमियम और बहुत यूनिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंडिया में है। स्नैकिंग की आदत को बिजनेस का रूप देना आसान काम नहीं रहा। 8 साल पहले भारत शिफ्ट हुए इस पैशनेट कपल ने मार्केट रिसर्च से लेकर प्रोडक्ट लॉन्च तक हर मोड़ पर मेहनत लेकर 2018 में नाच को बाजार में उतारा। When we first moved to India, we saw that there was like a big kind of gap in the snack food segment. There were not a lot of junk-free things or clean labeled or, things that you could feel confident in eating and have like not fried, not a lot of oil, things like that. And we had a few ideas about a lot of different products that we had seen in the US and in Europe that were really taking off, like pop chips or the rice chips or things like that. And one of the first steps that we took actually was to visit a Thai expo for snack foods. And then from there, we must have sampled hundreds of different products, met with so many suppliers, took so much stuff back to India. And then we started doing a lot of first-hand market research. So giving to our friends and family, giving to people around the office, taking a lot of feedback. स्वीट चिली, वसाबी, सेसमी फ्लेवर्स के थाई राइस चिप्स, हॉट चिली, स्मोकी, चिपोटले, वीगन चेडार, बारबेक्यू जैसे टेम्पटिंग फ्लेवर के चिक पीस पफ जैसे भारतीय मार्केट के लिए अनयूजुअल फ्लेवर्स ब्रांड ने पेश किए। नाच का स्टार प्रोडक्ट थाई राइस चिप्स, हॉट चिली और थाई मैंगो स्लाइसेस तो ग्राहकों में खासे पॉपुलर है। भारतीयों की टेस्ट और ग्लोबल ट्रेंड्स के मेल से बनाए इन प्रोडक्ट्स को प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करते हुए बाजार में लाया गया। फूड लेबल्स चेक किए बगैर मुंह को ललचाने वाले स्नैक्स खाने की भारतीय ग्राहकों की आदत कुछ हद तक कोविड महामारी से बदल चुकी है और इसी का फायदा ब्रांड को मिला। सिंपल इंग्रेडिएंट से बने टेस्टी स्नैक्स ग्राहकों ने खूब पसंद किए। If I'm being honest, we don't claim to be the most healthy product on the market. We claim to be premium and delicious and better for you, right? We're into the wellness space. But what you can do is if you look at our packaging, you can understand the ingredients on the back of the pack. There's not going to be artificial preservatives or artificial flavors, artificial colors, things like that. It's a natural product, and I think people can really be happy that they can have comfort in what they're putting in their bodies, giving to their kids, giving to their families and things like that. And in a lot of ways, COVID has really accelerated this process for people and made people more aware of what they're putting into their bodies on an everyday basis. नाच की
रिटेलिंग गोदरेज, नेचर्स बास्केट जैसे प्रीमियम ग्रोसरी रिटेल चेन से हुई। मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स के साथ साथ कंपनी ने Amazon जैसी ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर लिस्टिंग करते हुए और खुद की वेबसाइट से देश भर में अपनी पहुंच बनाई और अब कंपनी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन रिटेल पर भी फोकस बढ़ा रही है। हमारा बिजनेस अभी प्राइमरी ऑफलाइन है। मॉडर्न ट्रेड दुकान जैसे रिलायंस फ्रेश पिक, नोबल प्लस, नेचर्स बास्केट, मॉडर्न बाजार में अवेलेबल है। हमारा मेन ऑनलाइन चैनल Amazon है और हमारा वेबसाइट natchsnacks.com। इस महीने हम स्विगी इंस्टामार्ट पे भी लॉन्च करेंगे। Basically, the brand was based in Mumbai. So, a lot of our presence has been there to date, right? So, most of the offline sales are coming from Mumbai. But, we've just launched in the last 2 months in Delhi and Bangalore in modern trade. And, we're targeting at the next phase in the next 2 to 3 months, Hyderabad, Kolkata, Chennai. We're in Pune and Goa already. So that's for the offline presence in terms of just, conquering the kind of modern retail segment. And then, beyond that, we will be in tier 2 cities. I mean, we're already available online across India, but tier 2 cities probably 9 to 12 months down the line. स्नैक मार्केट फिलहाल करीब $12 बिलियन का है, जो 2030 तक $30 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 12% तेजी से ग्रो होने वाले इस सेक्टर में हेल्दी स्नैक्स का हिस्सा 2030 तक $9 बिलियन तक पहुंचेगा। बाजार में बढ़ती हेल्दी स्नैक्स की मांग को पूरा कर रहे हैं सोलफुल, स्नैकेबल, स्लर्प फार्म, नरिश ऑर्गेनिक्स, द होल ट्रूथ, इवॉल्व स्नैक्स, द ग्रीन स्नैक कंपनी जैसे ब्रांड्स की लंबी लिस्ट मिल जाएगी। इन न्यू एज ब्रांड्स का बढ़ता बोलबाला देख FMCG जायंट्स भी हेल्दी स्नैक्स कैटेगरी में उतर रहे हैं। अब ऐसे माहौल में प्रोडक्ट में दम होते हुए भी स्केल हासिल करना आसान काम नहीं है। स्टार्टिंग में हमने बहुत सारा चैलेंज फेस किया था मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस में, क्योंकि कैपिटल नहीं था। एंड एज फाउंडर्स विद लिमिटेड कैपिटल हमें सब खुद से ही करना था, लेकिन पॉसिबल नहीं था। देयर वाज टू मच टाइम एंड टू मच वर्क एंड टू लिटिल टाइम। फंड रेजिंग के बाद हमने टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हायर किया एंड वी वर एबल टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देम। फाइंडिंग द राइट पीपल इज़ इम्पोर्टेंट। एक अच्छा टीम होना ज़रूरी है। लकीली अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा टीम है एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। पिछले साल ही कंपनी ने अर्था वेंचर से 3 करोड़ की सीड फंडिंग जुटाई है। पिछले 2 साल दोगुनी रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करने के बाद इस साल कंपनी रेवेन्यू 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य बनाकर नए फ्लेवर्स के साथ नई प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च करने पर काम कर रही है। क्विक कॉमर्स प्लेयर्स से पार्टनरशिप से ऑनलाइन रिटेलिंग पर जोर देते हुए अब टियर 1 और 2 शहरों में प्रेजेंस बढ़ाने पर कंपनी ने फोकस बनाया है। कंज्यूमर्स के लिए हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स के ऑप्शंस बढ़ेंगे, तभी स्नैक मार्केट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हेल्दी स्नैक का बन पाएगा और इसके लिए जरूरत है नैच जैसे नए ब्रांड्स को कंज्यूमर्स की तरफ से बढ़ावा देने की। कल्पिता पारकर, मुंबई। नाच स्नैक की इस जर्नी देखकर आई एम श्योर आपका भी मन कर रहा है कुछ मंच करने का। तो एक काम करते हैं, एक छोटा ब्रेक लेकर फटाफट लौटेंगे और फिर बात करेंगे T9L के नए इंक्यूबेटर प्रोग्राम की। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। टेक्नोलॉजी स्पेस में भारतीय स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स को जोड़ने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है T9L, जो आजकल फिर सुर्खियों में है। दरअसल इंडिया टेक के साथ मिलकर इन्होंने एक अर्ली स्टेज इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है क्यूब। अब T9L की भूमिका क्या रहेगी और इस इंक्यूबेशन प्रोग्राम में किस तरह स्टार्टअप्स को दरअसल फंड किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, मेंटोर किया जाएगा, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ T9L के को फाउंडर फहाद मोती खान है। फहाद, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इतने कॉम्पिटिटिव स्पेस में जहां पर कई सारे इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स भारत में वैसे भी हैं, अब क्यूब क्यों शुरू हो रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो क्यूब जो है वो हमारी दूसरी पहल है। पहली पहल में हमने एक बार ये स्टार्टअप स्टूडियो और इंक्यूबेशन जो है वो काफी सक्सेसफुली किया हुआ है। और भारत, हालांकि भारत स्टार्टअप्स में काफी सारे काफी प्रोग्रेस हुआ है भारत में स्टार्टअप्स में, मगर अभी भी ये एक इमेच्योर सिस्टम है। ये जो
और बहुत सारा फेलियर है, अभी अगर आप इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन भी ले लेंगे तो बहुत डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनका और इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे वाई कॉम्बिनेटर हैं उनका भी ज्यादातर कोशिश इस दिशा में असफल रही है। और उसका कारण ये है कि केवल पैसे और जगह और थोड़ा बहुत जेनेरिक ज्ञान दे करके वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। आपको जो अर्ली स्टेज के जो फाउंडर्स होते हैं उनके साथ कदम मिलाकर के काम करना पड़ता है। उनको आपको ना सिर्फ पैसे और इस तरह की चीजें जो है मुहैया करानी पड़ती हैं, बट आपको उनके साथ बैठ करके एक सक्सेसफुल प्लेबुक के क्रिएशन में आपको एक रोल प्ले करना पड़ता है, एक को फाउंडर की तरह। तो जो आपका सवाल है कि डिफरेंशिएशन क्या है, ये बहुत ही इंटीमेट बहुत ही साझेदारी के साथ हम अर्ली स्टेज फाउंडर्स के साथ काम करते हैं। और उस रिजल्ट्स भी दिखे हैं हमारे पिछले प्रयास में। 50% से अधिक हमारी कंपनियां जो हैं वो सक्सेसफुल हुई हैं, जो कि इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नंबर है, बिकॉज 10% काफी माना जाता है इस इंडस्ट्री में। तो हम उस फेलियर कर्व को हमने काफी फ्लैट कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जो है फाउंडर्स के साथ बहुत बहुत साझेदारी के साथ काम करते हैं। तो इस समय फिर आप किस तरह के फाउंडर्स यानी कि किस स्टेज वाले फाउंडर से काम करेंगे? क्या ये प्राइमरीली अर्ली स्टेज होगा या फिर आइडिया स्टेज फाउंडर्स से भी बातचीत करने का इरादा है, उनको भी हैंड होल्ड करेंगे? हाँ, हम आइडिया और अर्ली स्टेज दोनों ही उसमें काम करते हैं। हालांकि काफी मुझे भी मैं भी सरप्राइज हो गया था क्योंकि काफी देर लेट स्टेज वाली कंपनियां भी अप्लाई कर रही हैं। मगर हमारा जो लक्ष्य है वो है अर्ली स्टेज और आइडिया स्टेज फाउंडर्स के साथ काम करना। और किस तरह की फंडिंग यहाँ पर उपलब्ध की जाएगी? एंड इट्स परहैप्स बियॉन्ड फंडिंग, राइट फहद? फंडिंग एक तरफ है क्योंकि फंडिंग मेरे ख्याल में आजकल मिल जाती है लोगों को इतनी आसानी से नहीं, लेकिन हाँ मतलब फंडिंग जो है वो सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है, वो है पैसों की प्रॉब्लम। बट पैसे जो है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है किसी भी स्टार्टअप के सक्सेस और उनकी सफलता का एक एस्पेक्ट पैसा होता है। आपको योर एबिलिटी टू सॉर्ट ऑफ डिफाइन अ प्लेबुक, आप प्लेबुक डिफाइन कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप फंड रेज कर सकते हैं, आप सही टीम हायर कर सकते हैं, आप ग्रोथ की आपकी स्ट्रेटजीज, तो काफी कुछ होता है जो एक स्टार्टअप को बनाने में जाता है। तो हम एक 1.25 करोड़ के आसपास की फंडिंग देते हैं हर एक स्टार्टअप को, और ये कॉम्बिनेशन होता है सर्विसेज और कैश का। मगर हमारे साथ काफी सारे वेंचर कैपिटल फंड जुड़े हुए हैं, तो जहां पर भी हम किसी को पोर्टफोलियो में लाते हैं तो बाकी की जो पैसे होते हैं, जो ज्यादा बड़े पैसे होते हैं, वो हमारे पार्टनर फंड जो है वो लीक कर देते हैं। तो इस समय जब आप लोगों या जब आप इस कोहॉर्ट से बातचीत करना शुरू कर चुके हैं, इज व्हाट आई एम गेसिंग, और उनके साथ कुछ समय के लिए काम किया जाएगा, ये बताइए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कहां पर सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है इस समय जो नए उभरते स्टार्टअप्स हैं, अर्ली स्टेज जो बिजनेसेस बन रहे हैं? तो इसके दो जवाब हैं। एक है डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस, जो आप एक बिजनेस को जो है कि आप बनाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। तो मोस्ट अर्ली स्टेज फाउंडर्स जो है वो काफी कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज़ वो बहुत कुछ दे ट्राई टू ओवरलोड द सिस्टम विद मल्टीपल सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस इन वन, एंड इट पार्टली कम्स फ्रॉम देयर इनसिक्योरिटी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमारा सबसे पहला रोल होता है कि उस कहानी को स्ट्रीमलाइन किया जाए। ये जो कहानी बड़ी स्कैटर्ड सी आती है हमारे पास, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। और दूसरा जो पूरे देश में अभी बड़ा प्रॉब्लम है वो है प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन का। टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट सेम चीजें नहीं होती है। टेक्नोलॉजी एक सबसेट होता है प्रोडक्ट का, बहुत छोटा सा सबसेट। तो टेक्नोलॉजी के तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन जो है वो बड़ी स्पेशलाइज स्किल है। और इन दो जगहों पे मैं कहूंगा जो हमारा सक्सेस रेट है, या हमारे पास लोग इसलिए आते हैं क्योंकि हम ये दो चीजें बड़ी अच्छी करते हैं। हम जो है एक प्रॉब्लम को उठा करके उसको एक नैरो डिफाइनेबल बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, और उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट बनता है वो हम बनवाते हैं। तो वो दो चीजें हमारा वैल्यू ऐड। फहद, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, इनफैक्ट ये इस हफ्ते की शुरुआत में ही आई KPMG की, और वो ग्लोबल फंडिंग सिनेरियो की बात कर रहा है, जहां पर पहले क्वार्टर में Q1 यानी कि जनवरी से लेकर अब तक अप्रैल तक थोड़ी सी फंडिंग स्लो डाउन हुई है, लेकिन दो सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छा खासा पैसा अभी भी लग रहा है। एक क्लीन टेक या क्लाइमेट टेक है, दूसरा AI है। तो क्या आजकल जिस तरह की आइडियाज आ रही हैं, क्या वो इन दो सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, या फिर भारत में अभी भी स्केल काफी ज्यादा है एंड पीपल आर स्टिल betting on ideas beyond AI?
एक्चुअली दे आर, I mean, and अगर आप सोचिएगा तो मैं अपने अपने एंटरप्रेन्योर्स से बोलता हूँ, जिस समय फंडिंग स्लो डाउन होता है वो बड़ा अच्छा समय होता है कंपनियां स्टार्ट करने का, क्योंकि क्या होता है कि वो फिर भीड़ चाल में जो है ना, आपका एक एक अच्छा आइडिया वो गायब नहीं होता है। फाउंडर्स मेहनत करते हैं ताकि वो एक ट्रैक्शन या प्लेबुक प्रूव कर सके, जिसके बेसिस पे वो फंडिंग। अच्छा स्टार्टअप, इट डजंट मैटर कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अगर आपके पास अच्छा प्रोपोजिशन है, अगर आपने ट्रैक्शन दिखाया है, अगर आपने सफलता के विपरीत में तो कोई बात नहीं कर सकता। तो आप तो इसका जो है हमारे जो स्टेज की कंपनीज होती है इन पे बड़ा कम असर पड़ता है इस चीज का, और मैं वेलकम करता हूँ एक्चुअली। जो करेक्शंस बीच बीच में होते रहते हैं, जी। उससे क्या होता है कि वो भेड़चाल बंद हो जाती है, और लोग बड़े ध्यान पूर्वक देखते हैं स्टार्टअप्स को, कि कौन सा सही में अच्छा है। और ये है, और जहां तक बात रही क्लीन टेक और एआई की, 2 साल पहले वेब 3 था, कुछ साल पहले उससे पहले वो फूड टेक था। तो ये ट्रेंड्स चलते रहते हैं, और हमारी इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, फोमो, विच इज एन एक्रोनिम फॉर फियर ऑफ मिसिंग आउट। करेक्ट। तो बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट आप सुनते हैं, ये सारा आता है वहां से, कि अगर किसी ने किसी जगह पे बड़ा बेट ले लिया, तो कंपीटिंग जितने भी फंड्स हैं वो भी उस बेट को लेंगे। तो मैं जनरली जो है अपने फाउंडर्स को बोलता हूँ कि ये जो आवाज है, इस आवाज को आपके आपके चैनल का नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, तो आवाज को जो है वो धीमा कर दीजिए, ठीक है। वो आपके लिए नहीं है। अगर आपने एक धंधा बनाया, और मैं शब्द धंधा इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने अगर एक धंधा बनाया है, तो अगर आपके पास ट्रैक्शन है, अगर आपके पास रेवेन्यू है, तो कोई उसको इनकार नहीं कर सकता है, और आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी अगर आप कॉन्क्रीट अच्छे बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट फहद, आप इस इकोसिस्टम में तब उतरे जब ये एकदम नेसेंट स्टेज में था, राइट? जब जी। ये फ्लिपकार्ट एंड द अदर्स की बातचीत हो रही थी, एंड यू सीन वेरियस साइकिल्स। मुझे ये बताइए कि जो पहले एक्सेसिवली फाउंडर्स कैश बर्न कर लेते थे, क्या वहां पर माइंडसेट, कर्टसी व्हाट ऑल हैज ट्रांसपायर्ड इन द पास्ट, बदला है? क्या ज्यादा फ्रूगल हैं आजकल के फाउंडर्स, या आप लोग उस तरफ उन्हें चैनल कर रहे हैं? Frugality is also a function of availability, right? From that perspective, I mean, इसका ना हर्षदा, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। तो एक तो ये है कि हाँ, जनरली अभी जो है बेल्ट टाइटनिंग सबकी हो गई है, तो सबको जो है यूनिट इकोनॉमिक्स और वगैरह पे काम करना होता है। वैसे पैसा बर्न करने में भी कोई बुराई नहीं है, अगर अगर आपका लक्ष्य है, आप एक प्लान के तहत पैसा बर्न करते हैं, राइट। और लोग सुनते हैं, बात में देखते हैं, तो उनको लगता है कि इतने पैसे जला रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। आप ये सोचिए कि आप जो देयर आर ये कंपनियां हैं जो 100 साल से खड़ी हैं, टाटास हैं, बिरलास हैं, ये है वो है, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट। और आपको एक 8-10 साल के अंतराल में आपको उनके बराबरी में पहुंचना है। तो अगर आपको पहुंचना है, तो आप ऑर्गेनिक तरीके से नहीं जा सकते हैं, आपको जो है पैसा बर्न करना पड़ेगा। नाउ अब ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बर्न, कि भाई आप बर्न किस दिशा में कर रहे हैं, वो फाउंडर टू फाउंडर फिलोसफी होता है। मतलब तो फंडामेंटल तरीके से अगर आप देखिएगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि पैसा बर्न हो रहा है। मगर इंक्रीजिंगली पीपल हैव रियलाइज्ड कि यार मतलब किसी ने बोला था कि वी रेज मनी फॉर गूगल एंड फेसबुक, तो जो भी पैसा रेज कर रहे हैं, वो large chunk of that is going into marketing on Google and Facebook now. So the thing is that the shift that has happened, irrespective of कितना पैसा किसी के पास है, वो ये है कि वो देख रहे हैं कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जा सकता है इस चीज का, इस बर्न तो होगा, मगर उस बर्न का ऑप्टिमाइजेशन जो है उसके ऊपर बड़ा फोकस आ गया है, स्पेशली जो सपोज्ड फंडिंग विंटर चल रहा है उसमें तो बिल्कुल ही। तो इसका कोई आसान रास्ता नहीं है, बर्न ठीक है, लेकिन बर्न को ऑप्टिमाइज करना होता है ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सके, आपका पैसा है। जी हाँ, तो यानी कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और उसकी बाद में रिटर्न उस पैसे के खर्च का कितना आ रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फहद, फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, फिर कुछ बताइए किस तरह की कंपनियों के साथ आप आजकल काम कर रहे हैं, क्या खासियत है, कोई ऐसी कंपनी दैट वी शुड बी कीपिंग आवर आईज आउट फॉर? राइट हर्षदा, 3-4 कंपनियां हैं, एक के बारे में बात नहीं कर सकता, जो सबसे बड़ी हमारी कंपनी, उसके बारे में बात नहीं कर सकता बिकॉज आई एम अंडर एनडीए। मगर हमारा एक बड़ा अच्छा सा एक फिलॉसफी है, हम जो है ट्रेंड देखकर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम फाउंडर देखकर इन्वेस्ट करते हैं। तो इट डज नॉट मैटर कि ट्रेंड चल रहा है एआई का, तो मैं वेब3 में पैसे नहीं डालूंगा, या ट्रेंड चल रहा है या एडुटेक। अभी हमारी सबसे बड़ा पोटेंशियल जो कंपनी अभी इस नए इंक्यूबेशन में ला रहे हैं, वो एक्चुअली एक एडुटेक स्टार्टअप है।
और इट्स गोइंग टू बी अ हाइब्रिड ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडल फॉर आईएएस की ट्रेनिंग जो होती है उसके लिए, यूपीएससी की और स्टेट सर्विसेज के लिए। तो उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। और तो एडटेक के स्टार्टअप है। एक हमारा एनवायरमेंट सर्टिफिकेशन का स्टार्टअप है जिसको कि हमने ऑनबोर्ड किया है। तो वो है एक रियल एस्टेट में है। सो द पॉइंट इज दैट इट्स अ स्लाइटली डाइवर्स दिस थिंग। और हम rather than sort of sticking to, because हम अर्ली स्टेज प्लेयर्स हैं, rather than sticking to a domain, we look at the founders. If the founders are good and the basic value proposition अच्छा है, तो हम उसमें डेल करते हैं, हमें ट्रेंड से मतलब नहीं होता है। फहद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू एंड गुड लक टू ऑल द स्टार्टअप्स जिनके साथ आप लोग आजकल काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हर्षिता, धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में आपसे इजाजत लेने का समय हो गया है। आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।